अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि सीएसएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे कि जब इंसान सोचता है कि मैं सीएसएस का एग्ज़ाम दूंगा तो उसे बेसिकली पता नहीं होता कि वो होता क्या है, और वो इंटरनेट से सर्च करता है कि भाई सीएसएस का एग्ज़ाम देने के लिए सॉरी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए या एज लिमिट क्या होती है इसकी। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इन सवालात के जवाब देने के लिए आज हमने जिन्हें अपने चैनल पर इनवाइट किया है वो है ताहिरा जबीन। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा जबीन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाने का। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो ताहिरा जबीन, आज मैं आपसे करने वाली हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस अबाउट सीएसएस एग्ज़ाम। तो आप हमें बताएंगे कि असल में ये सीएसएस होता क्या है। सीएसएस बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्ज़ाम होता है। इसमें यह होता है कि इसे एक कंपैरेटिव एग्ज़ाम भी कहा जाता है। इसके अंदर हम पूरे पाकिस्तान से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको लेते हैं और उनके दरमियान एक एग्ज़ाम होता है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप 17 टू 20 ग्रेड तक की जॉब्स आपको मिल सकें। तो इसी के लिहाज से इसमें आपको जो है वो तैयारी करनी पड़ती है, और ये एग्ज़ाम जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाती हैं। जी ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन का क्या होता है कि कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। अगर कोई बनना चाहता है, सीएसएस का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अभी तक का जितना भी क्राइटेरिया हमने देखा है तो उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन या क्वालिफिकेशन का नहीं कहा। उसमें यह है कि आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। बैचलर्स की डिग्री यानी कि बीए, जो कि आर्ट्स के साथ भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, जनरल साइंसेज में भी हो सकता है, और अगर आपकी बीएससी वगैरह है तो वो भी इसमें आ जाता है। जी, तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एक इंसान की एज कितनी होनी चाहिए तकरीबन। ये एग्ज़ाम देने के लिए जब हमने क्राइटेरिया देखा लास्ट ईयर से, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो ये वाली आपको एग्ज़ाम देना है तो उसमें, क्योंकि जब बीए एक इंसान करता है तो उसकी एज ऑब्वियसली 18 से अबव हो जाती है। तो हमें पता चला कि 18 से अबव हो जाती है, तो फिर कितनी हो गई हमारी एज, 21 टू 30। तो 21 से अगर आपकी एज है तो 30 तक आप आराम से जो है ना सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 30 के बाद हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देने की मतलब इजाज़त ना मिले। जी ठीक हो गया। तो इस क्या ये जो एग्ज़ाम है ये हर साल दिया जा सकता है या इसका कोई गैप होता है बीच में, जैसे कि 1-2 साल छोड़ के या कुछ महीने छोड़ के। सीएसएस का जो एग्ज़ाम है वो हर साल कंडक्ट कराया जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से। तो तमाम स्टूडेंट्स जितने भी इस मौके को गेन करना चाहते हैं, उनसे उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उनको हर साल मौका मिलता है। तो आप हर साल जब भी आपका पूरी तैयारी हो चुकी हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। जी ठीक हो गया ताहिरा। तो मैंने सुना था कि ये एग्ज़ाम जो है ये बस कोई ख़ास मतलब कि 3 चाहे पता नहीं 4 दिन 4 साल तक दिया जा सकता है, या 1 साल दिया जा सकता है, या 2 साल, मतलब कि ये एग्ज़ाम हम कितनी मर्तबा दे सकते हैं, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, या फिर जितनी मर्ज़ी दफ़ा दे लो। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग ये सवाल हमसे कर चुके हैं। तो ये है कि ये जो सीएसएस का एग्ज़ाम है, ये आप सिर्फ़ 3 टाइम आपको इसका मौका मिलता है कि 3 बार ही आप ट्राई कर सकते हो। मतलब 3 ही चांसेस आपके पास हैं सीएसएस का एग्ज़ाम देने के लिए। क्या हर इंसान ये सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकता है
यानी कि अगर उसका पुराना जो रिज़ल्ट वगैरह हैं जैसे कि मैट्रिक एफ़ए ये अगर अच्छे ना भी रहा हो इसके अंदर उसके मार्क्स वगैरह, तो क्या वो आगे बीए अच्छे नंबरों से अगर उसने पास किया हो या ना भी किया हो तो क्या वो आगे ये एग्ज़ाम दे सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, हर इंसान ये एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन इस एग्ज़ाम का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आपने बीए किया हो। बीए जो है वो आपका होना बेइंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो सीएसएस के एग्ज़ाम है ना, इसमें गवर्नमेंट आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करती है, वो आपके ग्रेड्स या नंबर्स पे नहीं जाते। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, और सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो जो सीएसएस का एग्ज़ाम हम लोगों ने देना है उसके लिए बीए हमें चाहिए। आपने कहा कि ठीक है हर इंसान दे सकता है उसके मार्क्स वगैरह जितने भी, क्या कोई परसेंटेज होती है कि इसके 30% मार्क्स हों या 40% या 80%, इस तरह की कोई लिमिट है? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो हो नहीं सकता कि किसी तरह का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने पास क्राइटेरिया ना रखा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बीए अगर आपको कहा गया यानी कि ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, वो भी सेकंड डिवीज़न के साथ। ठीक हो गया। तो आगे ये हमने पूछना था कि क्या मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह ऐसे देखी हैं इंटरनेट पे, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आप एकेडमी के बगैर ये नहीं दे सकते एग्ज़ाम। क्या कोई इंसान एकेडमी के बगैर ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता? क्या बहुत ज़्यादा टफ होता है? जी, सीएसएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अकेडमीज़ को प्रेफ़र करते हैं, और अकेडमीज़ की अपनी एक ख़ास जगह है, वो आपको अच्छे से गाइड करती हैं। लेकिन जब हमारे पास हम सीएसएस की बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अकेडमीज़ रखें। ये एक इंसान की अपनी एबिलिटीज़ पर बेस करता है। तो बेसिकली हमारे पास जो अकेडमीज़ हैं उन्हें अगर हम रखते हैं तो ये भी हमारे अपने लिए होता है, और अगर नहीं रखते तो भी हमारे पास जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने सीएसएस का पूरा सिलेबस हमें दिया है, और उसके साथ उसके रिकमेंडेड बुक्स भी दी होती हैं। तो अगर कोई इंसान वहाँ से नहीं कर रहा तो वो अपनी तैयारी उस लिहाज से कर सकता है, सिलेबस को देख कर, उस रिकमेंडेड बुक्स वगैरह को पढ़ के बेहतरीन अच्छी सी तैयारी वो कर सकते हैं। तो क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है? नेगेटिव मार्किंग के बारे में अभी तक जो है ना वो सही से इतना नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो पीएमएस होता है उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो सीएसएस का पेपर्स होते हैं उसके अंदर अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग मैंने नहीं सुना कि होती है। तो अगर होती होगी तो ज़रूर पता लग जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं है। पहले कभी होती थी, अब नहीं मालूम कि अब मेरा ख्याल है नहीं होती। तो सीएसएस की कोई सब्जेक्ट सिलेबस कितना होता है, मतलब कि कितनी बुक्स होती हैं इसकी? सीएसएस के बारे में जितनी भी मालूमात है ना वो आपको एफपीएससी की साइट्स के ऊपर मिल जाती है, और वहाँ से उनका आपको जो सिलेबस है वो भी पूरा मिल जाता है, और उनकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे पाई जाती है। तो अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से और कितनी बुक्स हमें चाहिए होती हैं। तो हमें टोटल 12 बुक्स चाहिए होती हैं, यानी कि 12 किताबें हमें उनका एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें 6 जो हैं वो कंपलसरी होते हैं सब्जेक्ट, और 6 हमारे पास ऑप्शनल होते हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट को चूज़ करने का क्राइटेरिया अलग है, जो कंपलसरी हैं उनकी तैयारी करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो इसके अंदर कंपलसरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं? कंपलसरी बुक्स का जैसे अब आपने पूछा है तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो इसलिए अब आपको इसे सुकून और तहम्मुल के साथ सुनना पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी बुक्स जो होती हैं ना उनमें हमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने की ज़रूरत होती है। तो आप अपने पास एक कॉपी और एक पेंसिल रख लीजिए, मैं आपको कंपलसरी बुक्स का बता देती हूँ। कंपलसरी बुक्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है इंग्लिश ऐसे की बुक, इंग्लिश ऐसे की बुक, ठीक है, और दूसरी हमारे पास आ जाती है इंग्लिश की प्रेसी की बुक, और उसके बाद हमारे पास जनरल साइंस एबिलिटीज़ इसमें आ जाती हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स होते हैं, और उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स, उसके बाद हमारे पास है इस्लामिक स्टडीज़। ये हमारी 6 किताबें हो गई। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम हैं जो ये पेपर देना चाह रहे हैं तो वो इस्लामिक स्टडीज़ की जगह मेजर रिलीजन्स की बुक रख सकते हैं। तो ये जितनी भी बुक्स हम इकट्ठी करते हैं या इनको हम चूज़ करते हैं, तो जो कंपलसरी बुक्स होती हैं उन सब के मार्क्स 100 होते हैं। जी, तो ये जो टेस्ट है ये क्या सिर्फ़ रिटन टेस्ट होता है या फिर इसके अंदर और भी किसी तरह के टेस्ट होते हैं? वैसे मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि पता नहीं क्या मेडिकल टेस्ट वगैरह और ये इस तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो क्या ये सच बात है कि इसके अंदर मेडिकल टेस्ट भी होते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक की आपकी बिल्कुल सही साबित हो रही है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ।
लेकिन वैसे मुझे लगा था कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं सिर्फ वही इसके बारे में मालूमात रखते हैं, लेकिन आपके अभी डेटा अच्छा आपने कलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे कि आपने पूछा है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास रिटन टेस्ट होता है, वो हमें देना ही होता है हर सूरत में। उसके बाद हमारे पास वाइवा के टेस्ट आ जाते हैं, जिसे हम बेसिकली इंटरव्यू भी कहते हैं। और इंटरव्यू के बाद हमारा मेडिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये जितने भी टेस्ट होते हैं ना, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट और वाइवा का जो होता है हमारा इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों। और इसमें हमारे 300 मार्क्स भी होते हैं। और इसके बाद जब हम इसे पास कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी ट्रेनिंग भी होती है। तो क्या हर साल इनकी बुक्स वगैरह और क्या सिलेबस इनका चेंज हो जाता है या सेम रहता है ये? जैसे कि आम हर क्लास की सिलेबस जो है वो तकरीबन सेम ही होता है सारा साल, 2-3 साल तक। तो क्या इनका भी सिलेबस इसी तरह सेम रहता है या चेंज हो जाता है 2-3 साल बाद? सिलेबस के बारे में आपने जो क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये उनके लिए एक खुशखबरी है जो मैं उन्हें बता देती हूँ कि जो एफपीएससी वाले हैं उन्होंने काफ़ी अर्से से अपना सिलेबस चेंज नहीं किया है। और ये सिलेबस चेंज नहीं होता, काफ़ी टाइम तक ये सिलेबस ऐसे ही रहता है। ये जो सीएसएस का सिलेबस है वो सेम ही रहता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दिया। वैसे इसका मतलब है कि हम लोग जब भी चाहें इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपके ख्याल से क्या कितने अरसे पहले जो है हमें इसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, या कब से इंसान इसकी तैयारी करना शुरू कर सकता है? आपका क्या राय है इसके बारे में? क्योंकि मैंने सुना ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मैंने भी ये भी सुना है कि पहले से ही इसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। जी देखें, आपका इंटरव्यू लेने का तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ बिल्कुल गलत लगती है। वो ये है कि जब आप एजुकेशन के बारे में बात कर रही हैं, इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रही हैं, तो बेहतर ये है ना कि आप उसे इस तरह जोकिंग करके या ऐसा जोकी लहजा बना के ना करें। तो बेहतर ये है कि आप इसे भी सीरियस लें, ताकि आपके सुनने वाले भी आपको सीरियसली लें। तो अगर आपको सीएसएस का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए सबसे पहली बात आपके लिए ये है कि आपको अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेकर बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा। और अगर आप सीरियस नहीं हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको सीएसएस की तरफ जाना चाहिए। पहले अपनी ज़िंदगी में एक ठहराव लाइए, और उसके बाद जब आपको लगता है कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, और मैं जब आपको खुद को यकीन हो जाए ना, जिस दिन आप खुद इस बात की ठान लें कि हाँ आज मैं ये कर सकता हूँ, आज से मैं उसी दिन से अब मैं आपको कहूँगी कि आप तैयारी स्टार्ट कर दें। और अगर देखा जाए तो हमें 2-3 साल लग जाते हैं इसकी तैयारी करते हुए। ये बहुत ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम होता है, और पूरे पाकिस्तान का वाकई ही सबसे टफ़ टेस्ट इसे ही समझा जाता है, क्योंकि इसमें आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं और आपकी सारी मेंटल एबिलिटीज़ भी इसमें चेक हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको मेंटली बहुत टफ़ होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ज़रूर किसी एकेडमी को कंसल्ट कीजिए। और अगर आप खुद घर में इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, आप ज़रूर कर सकते हैं, आप में वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको अकेडमीज़ को कंसल्ट करना चाहिए, और ये जो आप तैयारी घर में करेंगे उसके लिए आपको कम से कम 2-3 साल तो इजीली लग ही जाते हैं। और जो अकेडमीज़ आपको करवाती हैं तो वो फिर आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देती हैं। जी, आपने ठीक है मेरी गलती निकाल दिया है। मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगी। असल में मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ। तो जी, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा लोग हमसे पूछते हैं और इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सीएसएस का एग्ज़ाम देने वाले इंसान जो सीएसएस का इतना मुश्किल एग्ज़ाम दे के आता है उसकी सैलरी कितनी होती है, और वो किस ग्रेड का ऑफ़िसर बनता है आगे जाके? तो वो जो सीएसएस का एग्ज़ाम देगा तो वो क्या-क्या बन सकता है और क्या-क्या जॉब वो कर सकते हैं आगे? तो जॉब्स के बारे में आपने पूछा, और ये पूछा कि ग्रेड कौन सा उनको मिलता है और उसकी सैलरी कितनी होती है। तो अगर देखा जाए तो सैलरी का अंदाज़ा तो हमें तभी हो जाता है जब हम ग्रेड की बात करते हैं। और एक इंसान को क्या जॉब मिलती है, वो क्या बन सकता है, ये दोनों तकरीबन एक ही बातें हैं। तो जो भी जॉब्स की अगर हम डिटेल्स में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, उसे आप खुद सर्च कीजिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिटेल्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं उसमें आपको उसी के ऊपर आपको जो है ना वो जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपने ग्रेड का पूछा है, तो बेसिकली जब हम इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें ये भी पता होता है कि हमें इसके बदले में एक बहुत ही हाई लेवल की जॉब भी मिलेगी। तो जो हाई लेवल जॉब की हम बात करते हैं तो वो बेसिकली स्टार्ट होती हैं 17th ग्रेड से, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 17th ग्रेड से स्टार्ट होती हैं और
21 इस तरह के ग्रेड्स तक ये जॉब जाती हैं। तो जितना आप बेहतर करते हैं उतना आपको बेहतरीन जो है ना आगे मिलता है। उसके बाद अगर आप देखें कि 17 to 20 ग्रेड की जो सैलरी है वो कितनी होती है, तो मेरा ख्याल है 50,000 से तो वो स्टार्ट होती ही है। तो एटलीस्ट 50,000 तो आपको सैलरी मिलती ही है। और उसके बाद आपके जो उसके ऊपर होती हैं बाकी अलाउंसेस वगैरह वो अलग होते हैं, आपका जो गाड़ी वगैरह होती है वो अलग होती है। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये एक ही बात है तो मैं इसे बार बार रिपीट नहीं करूँगी। तो ताहिरा, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना ज़्यादा अपना वक़्त दिया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाई हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। आप लोगों की जैसे जो यूट्यूब के चैनल्स होते हैं ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। एक दो बातें होती हैं जो आप लोगों को बतानी थोड़ी सी ज़रूरी होती हैं, तो आप उन्हें का बुरा ना मानिए। हम बेसिकली क्रिटिसाइज़ करते हैं ताकि आप लोग उसे अपनी चीज़ को बेहतर कर सकें। तो आप अच्छा इंटरव्यू करती हैं, लेकिन 2-3 बातें हैं उन्हें थोड़ा ठीक कर लें। एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह करे आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चले। चलें, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूवर्स, जैसे कि हमने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि आज हम इस सीएसएस के बारे में ये क्वेश्चंस के आंसर ताहिरा जबीन से लेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स वगैरह हमें दिए हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और मेरे साथ बेल आइकन को भी दबाते जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।